In this lecture, we'll talk about all the physical methods of sterilization, and we all know what is sterilization. Sterilization is simply the removal of microorganisms, including the spores. First, we'll talk about the history and history of how we control microorganism. For this, early civilizations में पहले से ही ये सारी practices होती आई हैं, जैसे salting, smoking, pickling और drying का process जो है बहुत पहले से हमेशा से होता है to preserve food and to remove the dirt or germ particle from the cloth. So pickles भी बहुत अरसे से यूज़ होते हैं वो फूड को स्पॉइलन से बचाने के लिए पिकल्स की फॉर्म में या उसको उसकी प्रिजर्वेशन करने के लिए उसको ये सारे प्रोसेसेस यूज़ हुए लेकिन अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो जोसेफ लिस्टर ने और सिमरवेस ने 1800s में डेवलप किया था एसेप्टिक टेक्निक का प्रोसेस। उससे पहले जो है कोई भी एसेप्टिक प्रोसीजर या स्टेरिलाइजेशन का प्रोसीजर जो है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ नहीं यूज़ किया जाता था। तो जोसेफ लिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम यूज फिनॉल्स एज एन एंटीसेप्टिक सर्जरी। ठीक है, तो कंटामिनेशन क्या होती है ये थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है कि एक्सीडेंटल इंट्रोडक्शन या एडिशन ऑफ माइक्रोब्स को हम कहते हैं कंटामिनेशन। किसी भी चीज़ को कंटामिनेशन से बचाना, उसके से माइक्रो ऑर्गेनिम्स को रिमूव करना जो है इट इज़ अ इनिशियल स्टेप ताकि आप माइक्रोब्स को कंट्रोल कर सको। अदरवाइज़ अगर आप कोई भी चीज़ प्रिपेयर करते हो, फॉर एग्जांपल कोई कल्चर में भी हम मीडिया हमने प्रिपेयर किया है, तो जब तक हम उसको स्टेलाइज नहीं करेंगे देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दैट कल्चर मीडिया, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें जो माइक्रोब्स हैं वो ग्रो होंगे और वो जो है यूजलेस होगा वो कल्चर मीडिया फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। So there are few definition. First one is sterilization and disinfection. Very obvious and very important. Sterilization is the killing or removal of all form of life including spores. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर आप स्पोर्स को मेंशन नहीं करेंगे कि स्टेलाइजेशन से स्पोर्स भी रिमूव होते हैं तो ये जो डेफिनेशन है वो इनकम्प्लीट रहेगी और स्टेलाइजेशन का जो टर्म है वो प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं होगी। तो स्पोर्स का जिक्र करना कि रिमूवल ऑफ ऑल फॉर्म्स लाइफ इंक्लूडिंग स्पोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर डिसइंफेक्शन क्या होती है? डिसइंफेक्शन इज रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अ पॉइंट वेयर दे नो लॉन्गर कॉज डिजीज। स्टेलाइजेशन को हम कहते हैं कि ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ के रिमूव करना, जबकि डिसइंफेक्शन में स्पोर्स जो हैं वो रिमूव नहीं होते हैं और नॉन फॉर्मिंग पैथोजेंस और वेजिटेटिव सेल्स जो हैं वो डिसइंफेक्शन से रिमूव होते हैं। सो डिसइंफेक्शन इज रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पैथोजन वेयर दे नो लॉन्गर कैन कॉज डिजीज़। बहुत एक प्रोमिनेंट डिफरेंस है दोनों में। उसके बाद अगर बात करें तो और कुछ डेफिनेशंस हैं। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट इज अ केमिकल विच इज अप्लाइड टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक्स आर द केमिकल्स विच आर अप्लाइड टू लिविंग टिश्यूज इन द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग living tissues surface is known as antisepsis. Degerming, mechanical removal of most microbes in a limited area. For example, जैसे आप alcohol swabs यूज़ करते हो on skin before any skin puncture. और फिर sanitisation क्या है? Sanitisation is also the removal of microorganisms using the chemical agent on food handling equipment to meet public health standards or minimize the chances of disease और ट्रांसमिशन को आप कहोगे सैनिटाइजेशन। ये जो भी यूटेंसिल्स हैं उनको क्लीन करना सोप से, वाटर से प्रॉपरली, हैंड्स को क्लीन करना, इन सब प्रोसेस को आप कहेंगे सैनिटाइजेशन। फिर बात करते हैं सेप्सिस की। तो सेप्सिस क्या है? सेप्सिस इंडिकेट्स बैक्टीरियल कॉम्बिनेशन। ए सेप्सिस कंटामिनेशन। ए सेप्सिस इज द एब्सेंस ऑफ सिग्निफिकेंट कंटामिनेशन, यानी किसी भी सरफेस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रिमूवल होना, इसको हम कहेंगे ए सेप्टिक या ए सेप्सिस। उसके बाद एसेप्टिक टेक्निक्स क्या होती हैं? एसेप्टिक टेक्निक्स आर द टेक्निक्स व्हिच आर यूज्ड टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि डिफरेंट तरह के स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई करना। दीज आर एसेप्टिक टेक्निक्स। फिर बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल्स व्हिच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बट डू नॉट नेसेसरली किल द बैक्टीरिया। दो टर्म्स हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स आर दोज जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगे, उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देंगे या स्लो डाउन कर देंगे। और जर्मिसाइड क्या होते हैं? किसी भी किल करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो आप केमिकल यूज़ करते हो आप जर्मिसाइड कहते हैं। और ऑब्वियसली जर्म से टर्म डिराइव हुई है। उसके बाद बैक्टीरियासाइड, विरिसाइड, फंगिसाइड एंड स्पोरिसाइड, दीज आर ऑल द टर्म्स विच आर स्पेसिफाइड टू द स्पेसिफिक एजेंट कि अगर आप वायरस को रिमूव करें तो दैट इज विरिसाइड, फंगिसाइड्स रिमूव्स फंजाई, स्पोरिसाइड रिमूव्स स्पोर्स। देन और बैक्टीरियासाइडल की बात अगर करें तो बैक्टीरियासाइडल आर द एजेंट्स विच kills the bacteria। और बैक्टीरियोस्टैटिक जो हैं it stops the growth of bacteria but bactericidal kills the bacteria। ठीक है, फिर फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन की अगर बात करें तो 3 बेसिक फिजिकल मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ हीट, फिर आ जाता है रेडिएशंस,
हीट एंड रेडिएशन एंड फिल्ट्रेशन 3 मेथड्स हैं बेसिक। तो पहले अगर हीट को देखें तो मॉइस्ट हीट क्या करती है, इट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय कोआगुलेटिंग देयर प्रोटीन्स। कि हीट जो है वो प्रोटीन की कोआगुलेशन कर देती है, और जब प्रोटीन कोआगुलेट हो जाएंगे यानी फिर अब प्रोटीन्स जो हैं अपनी एक्टिव फॉर्म में नहीं है, इनएक्टिव फॉर्म में चले गए हैं, तो फिर क्या होगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है दैट विल स्टॉप, क्योंकि सारा प्रोसेस जो है, सारा ग्रोथ प्रोसेस दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोटीन, और जब प्रोटीन ही नहीं है प्रॉपर फॉर्म में तो कोई भी प्रोसेस जो है वो कैरी आउट नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एग को अगर फ्राई करते हैं तो एग की जो योक है या जो उसकी वाइट है वो कोआगुलेट हो जाती है ऑन अ फ्राइंग पैन बिकॉज ऑफ द हीट, तो फिर वो एग जो है दैट कैन नॉट प्रोसीड टू फर्दर लाइफ। इसी तरह ये भी कोगुलेशन हो जाती है इन प्रोटीन्स, बैक्टीरियल प्रोटीन्स की। फर्स्ट अगर बॉइलिंग में मॉइस्ट हीट में हम कंसिडर करें हीट मेथड, तो दैट इज़ बॉइलिंग एंड हीट टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर एट सी लेवल। वेजिटेटिव बैक्टीरिया बॉइलिंग से किल हो जाते हैं, वायरसेस भी रिमूव हो सकते हैं, फंजाई भी रिमूव हो सकते हैं, लेकिन स्पोर्स जो हैं वो दीज आर डिफ़िकल्ट टू रिमूव विद बॉइलिंग। ठीक है, और स्पोर्स को रिमूव करने के लिए ज़रूरी है कि बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर जो है वो बॉइलिंग टेम्परेचर से हाई हो और टाइम भी जो है वो एनहेंस्ड हो। यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं कि सर्वाइवल की एग्जांपल्स दी हुई हैं कि हेपेटाइटिस वायरस इट कैन सर्वाइव अप टू 30 मिनट्स, एंडोस्पोर्स दे कैन सर्वाइव अप टू 20 आवर्स और मोर ऑफ बॉइलिंग, यानी एंडोस्पोर्स बिल्कुल भी जो है बॉइलिंग से रिमूव नहीं होते हैं। तो एंडोस्पोर्स को रिमूव करने के लिए, स्पोर्स को रिमूव करने के लिए जो हम चैम्बर यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं ऑटोक्लेव, और इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग में क्या होता है, एक मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का ही प्रोसेस है, प्रोटीन कोगुलेशन कर रहा है, बट क्या हो रहा है इसमें टेम्परेचर जो है दैट विच इज़ अप टू 121 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो प्रेशर है दैट इज़ 15 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। और क्या होता है, मोस्ट इफेक्टिव व्हेन ऑर्गेनिज्म कंटैक्ट स्ट्रीम डायरेक्टली और आर कंटेन इन स्मॉल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है विद स्टीम एट 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट्स, और वहाँ पे एंडोस्पोर्स जो हैं दे विल डिग्रेड, दे कैन नॉट सर्वाइव दिस टेम्परेचर अंडर प्रेशर। ठीक हो गया। उसके बाद ये ऑटोक्लेव का पूरा सिस्टम बताया हुआ है कि स्टीम कैसे जो है पास करती है, और वो जो मॉइस्चर है ऑटोक्लेव मशीन के अंदर जो वाटर ऐड करते हैं वो कैसे जो है स्टीम बनता है, उसका टेम्परेचर रेज होता है, और प्रेशर की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें से रिमूव हो सकते हैं। फिर मॉइस्ट हीट में आ जाते हैं पेस्चराइजेशन, जो कि लुइस पास्चर ने डेवलप की थी एज वी ऑल नो टू प्रिवेंट द spoilage of beverages, or it is used to reduce number of microbes responsible for spoilage। कि पेस्चराइजेशन में प्रॉपरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिमूव नहीं होते, बट पेस्चराइजेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो रिड्यूस हो जाते हैं, और इतना रिड्यूस हो जाते हैं दैट दे कैन नॉट कॉज फूड स्पॉइलेज। क्लासिक मेथड ऑफ पेस्चराइजेशन की अगर बात करें जो लुइस पास्चर ने ड्राइव की थी या डेवलप की थी, उसमें उसने क्या किया था, ही एक्सपोज द liquid content at the temperature of 65 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स, और उसके बाद रिपीट कूलिंग की थी वो जो भी मटेरियल था उसकी। और देर आर मोर फॉर्म्स ऑफ पेस्चराइजेशन जिसको आप कहोगे HTST, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पेस्चराइजेशन। इसमें आप क्या करते हैं कि टेम्परेचर जो है वो हाई कर देते हैं 70 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ द एक्सपोजर, और उसके बाद टाइम जो है वो डिक्रीज़ कर देते हैं 15 सेकेंड्स तक आप उसको 72 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद UHT ट्रीटेड प्रोसेस है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पेस्चराइजेशन। इसमें आप क्या करते हो कि मिल्क को ट्रीट करते हैं एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 3 सेकेंड्स। आप देख रहे हो कि क्लासिक पेस्चराइजेशन से टाइम जो है 3 सेकेंड्स आ गया, जबकि वहाँ पे 30 मिनट्स था, बट टेम्परेचर जो है वो रेज हुआ है। यहाँ पे अगर क्लासिक में 65 था तो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पेस्चराइजेशन में UHT ट्रीटमेंट में 140 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया टेम्परेचर। और आपने ये बहुत सी चीज़ों के ऊपर UHT ट्रीटेड मिल्क, UHT ट्रीटेड जूस या बेवरेज, आपने बहुत सी चीज़ों के ऊपर देखा होगा लिखा हुआ, तो उसका मतलब यही है कि वो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर ट्रीटेड बेवरेज है या मिल्क है। और उसमें होता बेसिकली क्या है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं जो भी आपका लिक्विड कंटेंट है, और उसके बाद उसको 3 सेकेंड्स के लिए जो है वो आप क्या कर देते हो, हीट प्रोवाइड करते हो, और फिर रैपिड कूलिंग कर देते हैं उसकी। और इसके बाद क्या होता है, इसके एडवांटेजेस ये हैं कि नंबर ऑफ माइक्रोब्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं, और जो भी हमारा मिल्क है वी कैन स्टोर इट फॉर अप टू सेवरल मंथ्स। उसके बाद मॉइस्ट हीट की हमने 3 चीज़ें देख ली हैं, बॉइलिंग, ऑटोक्लेविंग एंड पेस्चराइजेशन। ये मॉइस्ट हीट की 3 टाइप्स हैं। और फिर अगर आ जाते हैं ड्राई हीट पे, तो ड्राई हीट की भी फर्दर 3 टाइप्स हैं। मॉइस्ट हीट अगर प्रोटीन की कोगुलेशन करती है, तो ड्राई हीट क्या करती है, वो ऑक्सीडेशन करती है। ठीक है, ड्राई हीट में सबसे पहले है डायरेक्ट फ्लेमिंग। डायरेक्ट फ्लेमिंग आपने देखी होगी कि इनोकुलेटिंग लूप्स को जब आप डायरेक्ट हीट कर रहे होते हो, रेड आउट कर रहे होते हो, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट फ्लेमिंग। उसके बाद इंसिनरेशन है। इंसिनरेशन क्या है, इफेक्टिव वे ऑफ स्टरलाइजिंग डिस्पोजेबल आइटम्स एंड बायोलॉजिकल वेस्ट। इंसिनरेटिंग चैम्बर्स लगे होते हैं, अंडरग्राउंड चैम्बर्स होते हैं, उसमें आप जो भी आपके
यूज वेस्ट प्रोडक्ट है, पेपर कप्स, ड्रेसिंग्स वगैरह, इन सब को जो है इंसिनरेट कर देते हैं ताकि वो इन्वायरमेंट को कंटेमिनेट ना करें, इन्वायरमेंट में एक्सपोजर ना हो उनका और वो डायरेक्टली जो है वो बर्न हो जाए। तो उसके बाद नेक्स्ट ड्राई हीट मेथड जो स्टरलाइजेशन का है, दैट इज़ हॉट एयर स्टरलाइजेशन। हॉट एयर स्टरलाइजेशन में व्हाट वी डू, वी प्लेस आवर ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल ग्लास ऑब्जेक्ट्स, petri dishes, test tubes in an oven and we heat it for 170 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 आवर्स। और उससे क्या होता है, जो आपके नंबर ऑफ जो माइक्रोब्स हैं वो किल हो जाते हैं, स्टरलाइज हो जाते हैं, स्पोर्स भी रिमूव हो जाते हैं। और ड्राई हीट इज ट्रांसफर्स हीट लेस इफेक्टिवली टू कूल बॉडी देन मॉइस्ट हीट। कि ड्राई हीट का जो ट्रांसफ़र रेट है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू मॉइस्ट हीट टू अ कोल्ड बॉडी। के कोल्ड जो भी आपका सरफेस है, वो जो भी आपका मटेरियल है, वो जब ड्राई हीट में जाएगा तो दैट इज़ मोर इफेक्टिव एज़ कम्पेयर टू कि आप उसको मॉइस्ट हीट वाले चैम्बर में रख दो। ठीक है, उसके बाद ये बताया हुआ है, हॉट एयर ओवन दिखाया हुआ है कि आप देख रहे हो यहाँ पे स्पेसेस ट्रेस बनी हुई हैं जहाँ पे हम अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं, और ये जो ग्लास, ये जो स्टील रॉड्स हैं, इससे जो है हॉट एयर सर्कुलेट होके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ कर रही होती है। उसके बाद सेकेंड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन आफ्टर हीट जो है वो हम देखेंगे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन नाम से ही पता चल रहा है आपको, फिल्टर कर रहे हैं। इट इज़ अ रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स बाय पैसेज ऑफ लिक्विड और गैस थ्रू अ स्क्रीन लाइक मटीरियल विथ स्मॉल पोर्स। और इट इज़ यूज टू स्टरलाइज हीट सेंसिटिव मटीरियल्स, फॉर एग्जांपल वैक्सीन्स, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स। इन सॉल्यूशंस को जिनको आप हीट मेथड से स्टरलाइज नहीं कर सकते, उनको हम कैसे स्टरलाइज करेंगे, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से स्टरलाइज करेंगे। और क्योंकि वो हीट टॉलरेंट नहीं है, हीट से ये चीज़ें जो हैं सारी डिग्रेड हो जाती हैं, हीट लाइबिलिटी की नहीं है। ठीक है, उसके बाद हाई हीपा फिल्टर्स हैं इसकी एग्जांपल्स में, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स जो कि यूज़ होते हैं इन ऑपरेटिंग रूम्स एंड बर्न यूनिट्स टू रिमूव द बैक्टीरिया फ्रॉम एयर। फिर सेकंड टाइप ऑफ फिल्टर इस मेम्ब्रेन फिल्टर। यूनिफॉर्म पोर साइज होता है मेम्ब्रेन फिल्टर का थ्रू आउट द मेम्ब्रेन। इंडस्ट्रीज और रिसर्च में यूज़ होता है। दो तरह के मेम्ब्रेन फिल्टर्स अवेलेबल होते हैं, एक 0.22 माइक्रोमीटर्स के, 0.45 माइक्रोमीटर उनका पोर साइज होता है। ठीक है, बैक्टीरिया मोस्टली जो है 0.45 माइक्रोमीटर यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया के लिए ज़्यादातर 0.45 माइक्रोमीटर का मेम्ब्रेन फिल्टर यूज़ करते हैं। बट इन द केस ऑफ लेजनेला का क्योंकि पोर साइज का जो बैक्टीरिया है दैट इज़ कंपैरेटिवली स्मॉलर देन द रेस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, तो लेजनेला को फिल्टर करने के लिए या लेजनेला कंटेमिनेंट जो भी आपका लिक्विड है उसको फिल्टर करने के लिए 0.22 माइक्रोमीटर्स के फिल्टर्स यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद और एक और फिल्टर साइज बताया है 0.01 माइक्रोमीटर पोर साइज इसका होता है। इट रिटेन्स ऑल द वायरसेस एंड सम लार्ज प्रोटीन्स एज वेल। तो अगर बात करें इसकी डायग्रामेटिकली, तो ये मेम्ब्रेन फिल्टर्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये मैश लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और आप उस पर ये जो गिर्ड बना हुआ देख लें, दैट इज टू काउंट द नंबर ऑफ कॉलोनीज। और ये हीपर फिल्टर्स हैं जो कि इस्टेब्लिश होते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एयर। फिर आगे बात करें तो डेजिकेशन का एक प्रोसेस बताया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड प्लाज्मोलाइसिस। डेजिकेशन से आप बैक्टीरिया को कम्प्लीटली फ्री ऑफ जर्म्स तो नहीं, आप अपने प्रोडक्ट को कम्प्लीटली फ्री ऑफ जर्म्स तो नहीं कर सकते, बट डेजिकेशन में क्या होता है कि आप वाटर को रिमूव कर देते हो। एज अ रिजल्ट क्या होता है, माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो विदाउट वाटर। तो आफ्टर व्हेन वाटर बिकम अवेलेबल दे स्टार्ट ग्रोइंग अगेन। डेजिकेशन में हम क्या देख रहे हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ वाटर माइक्रोब्स कैन नॉट ग्रो रिप्रोड्यूस बट दे रिमेन वायबल, वो लिविंग रहते हैं, और जैसे ही उनको वाटर अवेलेबल होता है वो दोबारा जो है ग्रो करना शुरू कर देते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है आप किसी भी बैक्टीरियल सेल्स को अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दो तो व्हाट विल हैपन कि जितना भी वाटर है वो सेल के अंदर मूव करेगा, एज अ रिजल्ट सेल बर्स्ट हो जाएगा और बैक्टीरियल सेल जो है दैट विल डाई। और प्लाज्मोलिसिस क्या है, प्लाज्मोलिसिस भी क्या है, प्लाज्मोलिसिस में आप क्या करते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख देते हैं, एज अ रिजल्ट प्लाज्मोलिसिस में आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन में नहीं रखोगे। प्लाज्मोलिसिस में बेसिकली क्या होगा कि आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख रहे हो और जितना भी कंटेंट है वाटर का वो लीक हो जाएगा टू द इन्वायरमेंट, क्योंकि बाहर हाइपरटोनिक है, बाहर सॉल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा है और वाटर मूव करेगा फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन। ठीक हो गया। और उसके बाद अगर आप बात करें थर्ड मेथड की विच इज़ रेडिएशन। फर्स्ट मेथड जो हीट था हमने डिस्कस कर लिया, फिर फिल्ट्रेशन आया, फिर रेडिएशन। तो रेडिएशन भी जो है वो 3 टाइप्स की होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ होती हैं। फर्स्ट वंस आर आयनाइजिंग रेडिएशंस, फॉर एग्जांपल गैमा रेज एंड एक्स रेज, और हाई एनर्जी रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ जो है यूजुअली शॉर्टर होती है,
ये क्या करती हैं रेडिएशंस, दे कॉज म्यूटेशन इन डीएनए एंड प्रोड्यूस पेरोक्साइड्स, और पेरोक्साइड्स दीज आर द टॉक्सिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। एज अ रिजल्ट क्या होगा, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होंगे और माइक्रोबियल सेल जो है दैट विल टेंड टू die. And these radiations, ionizing radiations, are used to sterilize pharmaceuticals and disposable medical supplies. Food industries interested in using ionizing radiations, और इसका एक disadvantage ये है कि they can penetrate human tissues and they can cause genetic mutations in the human which are going through all the process of radiations. जो भी worker है वो उसकी जो genes हैं they can also mutate अगर वो एहतियात नहीं करेगा तो। उसके बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ रेडिएशन है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हैं वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं, और ये क्या करती हैं, ये बैक्टीरिया को डैमेज करती है, बैक्टीरिया के डीएनए को डैमेज करती हैं बाय प्रोड्यूसिंग थायमिन डाइमर्स के डाइमर बना देती हैं। थायमिन के साथ जहाँ एडेनिन ने आकर बाइंड होना था तो थायमिन के साथ स्ट्रैंड में था एक और थायमिन ऐड कर देती हैं। एज अ रिजल्ट जो है वो बॉन्डिंग अवेलेबल नहीं होती है और एडेनिन के साथ वो बॉन्ड नहीं बना पाता और थायमिन डाइमर बढ़ जाता है विच इज़ नॉन एज म्यूटेशन, और बैक्टीरिया की जो रेप्लिकेशन है वो रुक जाती है, वो स्टॉप हो जाती है। तो डिफरेंट तरह के सोल्यूशंस को भी आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जो है वो डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ऑपरेटिंग रूम, नर्सरीज और कैफेटेरियाज में अल्ट्रावायलेट बल्ब्स लगे होते हैं टू फॉर डिसइंफेक्शन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कैन आल्सो डैमेज स्किन एंड आईज एंड दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेपर, ग्लास एंड क्लोथ्स बिकॉज इट कैन नॉट पेनिट्रेट दीज सर्फेसेस। उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ रेडिएशन की अगर बात करें तो दीज आर माइक्रोवेव रेडिएशंस, और इनकी जो वेवलेंथ है डेट इज़ फ्रॉम 1 मिलीमीटर टू 1 मीटर। रेंज, वेवलेंथ की जो रेंज है, इफेक्टिव रेंज दैट इज उसकी बात हो रही है। उसके बाद हीट, माइक्रोवेव रेडिएशंस के रिजल्ट में क्या होता है कि जब भी आप माइक्रोवेव करते हो किसी चीज़ को कि वाटर जो है वो हीट एब्जॉर्ब करता है, और वो हीट जो एब्जॉर्ब की होती है दैट कैन किल द वेजिटेटिव सेल्स इन द फूड। फूड के लिए ज़्यादातर हम माइक्रोवेव यूज़ कर रहे होते हैं फूड को हीट करने के लिए। तो होता क्या है कि फूड पार्टिकल में या फूड कंटेंट में जो भी वाटर मटेरियल होता है दैट हीट्स अप, और उसकी हीट की वजह से उसमें जो माइक्रोबियल सेल्स हैं, वेजिटेटिव सेल्स हैं, वो भी डैमेज हो जाते हैं, और बैक्टीरियल स्पोर्स का बिल्कुल भी इन रेडिएशंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। अगर हम बात करें तो हमने 3 पढ़े हैं, हीट, फिल्टरेशन एंड रेडिएशन। हीट्स में हमने देख लिया था क्या कहते हैं, मॉइस्ट हीट एंड ड्राई हीट। फिल्ट्रेशंस में हमने मेम्ब्रेन फिल्टर्स और हीपर फिल्टर्स देखे हैं, और रेडिएशन में हमने 3 तरह के रेडिएशंस देखे हैं, आयनाइजिंग रेडिएशंस, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस और माइक्रोवेव रेडिएशन। सो जितने भी फिजिकल मेथड हैं वो यहाँ कवर हो जाते हैं। थैंक यू।